Hello, my dear students. Welcome back to NIA. Welcome back to a new session of editorial analysis, जहाँ पर हम editorial पढ़ते हैं from the perspective of improving our vocabulary as well as our comprehension skills, because both of these play a very important role in your selection, in your examinations. So let's proceed with the first word today. The first word is incendiary, very very important word. इसका part of speech है adjective, क्योंकि ये एक विशेषता बता रहा है ना. इंसेंडियरी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो भड़का दे, हिंसा या गुस्सा भड़का दे, आग लगाने वाली बात बिल्कुल है ना, कि किसी बात से बिल्कुल आग लग जाए और सब लड़ाई करना शुरू कर दे. इंसेंडियरी है ना. प्रोवोकेटिव, भड़काऊ, इन्फ्लेमेटरी, राइट. कामिंग और सूदिंग इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे. द चीफ मिनिस्टर यूज्ड इंसेंडियरी rhetoric during the election campaign. चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? इंसेंडियरी रेटरिक यूज किया इलेक्शन कैंपेन के वक्त, है ना. इलेक्शन कैंपेन के वक्त कैसा वर्ड यूज किया है? भड़काऊ वर्ड्स यूज किया है. ठीक है, भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, लगार्ड्स. Now the next word is rhetoric. Rhetoric का मतलब क्या होता है? Now this is also an adjective because it shows quality. Quality दिखा रहा है, विशेषता बता रहा है. किस चीज की विशेषता? Persuasive and political speech. कोई चीज, कोई बात अगर कोई इस तरीके से बात करे जिसको हम बयानबाजी भी कह सकते हैं, इस तरीके से बयान दे या इस तरीके से बातचीत करें जिससे आप मंत्रमुग्ध हो जाओ, आप उनकी बातों में आ जाओ, तो उसको हम कहते हैं rhetoric, oratory या discourse. एंटोनिम क्या है? क्योंकि ये भाषण है तो बोलना पड़ेगा. एंटोनिम इसका साइलेंस या तो चुप रहो और या फिर एक्शन करो. उसके बीच में क्या है? बयानबाजी है, यानी कि रेटरिक है. द एडिटोरियल क्रिटिसाइजेस द सीएम्स डिवाइसिव रेटरिक. जो सीएम का डिवाइसिव रेटरिक है ना, उसको ये एडिटोरियल क्रिटिसाइज कर रहा है. लगार्ड्स का मतलब क्या होता है? दोज हु फॉल बिहाइंड, जो पीछे रह जाते हैं, लैग करते रहते हैं, जो वो लगार्ड्स हैं, है ना. स्ट्रैगलर्स या स्लो कोचेज. स्ट्रैगलर्स या स्लो कोचेज जो धीरे धीरे काम करते रहते हैं, जो पीछे रह जाते हैं, है ना, जो लैग करते हैं. जैसे आपका कंप्यूटर स्लो चलता है तो आप कहते हैं ना कि मेरा कंप्यूटर लैग कर रहा है ना, मेरा मोबाइल लैग कर रहा है, इंटरनेट लैग कर रहा है, मतलब स्लो चल रहा है. तो स्लो चलना इज लैग. स्लो चलने वालों को कहते हैं लैगार्ड्स. एंटोनिम क्या हो? जो तेज चलने वाले या जो नेतृत्व करने वाले हैं, जो भी नेतृत्व करने वाले होते हैं या जो दिशा दिखाने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा आगे चलते हैं, वो लीडर्स होते हैं, वो पायनियर्स होते हैं. Assam remains among the laggards in socio-economic indicators. Socio-economic indicators में अगर हम देखेंगे तो Assam remains among the laggards. Lacune का मतलब क्या होता है? Lacune is gaps, deficiencies, कमियां, gaps और shortcomings. Antonyms देखिए, strengths और completeness. अगर ताकत है, completeness है ना, तो वो कमी से एंटोनिम हो जाएगा, है ना. Leaders should address systemic lacunae in health and education. हेल्थ और एजुकेशन में जो सिस्टमिक, मतलब सिस्टम के अंदर की जो कमियां हैं, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए नेताओं को, लीडर्स को. इंसीडियस का मतलब क्या होता है बच्चों? OUS ending word is an adjective. OUS ending word is an adjective. This is a noun. This is a noun. ठीक है. इंसीडियस का मतलब क्या होता है? डरावना, हार्मफुल इन अ सटल वे. इसको सबटल नहीं बोलते हैं, ठीक है, सटल कहते हैं. बी साइलेंट है. सटल वे में मतलब आपके पास कोई चीज है, वो आपको नुकसान पहुंचा रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है ना. ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? इंसीडियस. इसको हम क्या कहते हैं? इंसीडियस. डिसेप्टिव है ये, है ना. आप धोखे में रहते हो कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो चीज आपके पास रह के या आपके इर्द गिर्द रह के आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो एक तरह से आप धोखे में हैं. डिसेप्टिव है वो चीज, है ना. ट्रेचरस है. ट्रेचरस मतलब धोखा देने वाला. ट्रेचरस, डिसेप्टिव, इंसीडियस, ये सभी वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं बच्चों. द नेक्स्ट वर्ड इज ओपन और ऑनेस्ट. ओपन और ऑनेस्ट. द एडिटोरियल कॉल्स कम्युनल पॉलिटिक्स एंड इंसीडियस पाथ. कहते हैं कि ये जो कम्युनल और कम्युनिस्ट दोनों में फर्क है. कम्युनल का मतलब होता है धर्म पर आधारित, और कम्युनिस्ट एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है. ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल है, एक रिलीजियस है. अब कम्युनल पॉलिटिक्स अगर हम करेंगे
मतलब हम पॉलिटिक्स ही ऐसा कर रहे हैं जो धर्म पर बेस्ड है या आधारित है ना। तो ये एक इंसीडियस पाथ है, ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलते वक्त पता नहीं चलता, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज डेमागोग। डेमागोग का मतलब क्या होता है? अ लीडर हु एक्सप्लॉइट्स पब्लिक इमोशंस, जो जनता की भावनाओं पर खेलता हो उसको कहते हैं डेमागोग, उसे हम कहते हैं डेमागोग। एजिटेटर है ये, पॉपुलिस्ट है ये। पॉपुलिस्ट मतलब लोगों की इमोशंस के ऊपर खेलना या इमोशंस का यूज करना, है ना। एजिटेटर होता है, ये भड़काता है। स्टेट्समैन कौन होता है? स्टेट्समैन या रिफॉर्मर वो होता है जो, जरूरी नहीं है कि जनता जिस बात में खुश हो वो बात करे, लेकिन जनता की भलाई की वो बात जरूर करेगा, राइट। और कई बार वैसे भी हम कहते हैं ना, कुछ सच कड़वे होते हैं, दवाइयाँ कड़वी होती है। अब दवाइयाँ में कड़वी लगती हैं, लेकिन होती तो आपके लिए अच्छी होती है ना। सो स्टेट्समैन और रिफॉर्मर वो होते हैं जो ये नहीं देखते हैं कि हाँ हम ये काम करेंगे या इस तरीके से बोलेंगे तो जनता में वाहवाही होगी। वो ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्या काम करें जिससे जनता का भला हो, है ना। ऐसे लोगों को स्टेट्समैन या रिफॉर्मर कहते हैं। डेमागोग्स क्रिएट इमेजिनरी एनिमीज टू गेन सपोर्ट। अब डेमागोग्स क्या करते हैं? कोई दुश्मन है नहीं, उन्होंने एक काल्पनिक दुश्मन बना लिया, इमेजिनरी दुश्मन बना लेते हैं ताकि बोले हम उस दुश्मन से लड़ेंगे, है ना। सो डेमागोग्स क्रिएट इमेजिनरी enemies to gain support, to gain support। insight का मतलब क्या होता है? and it is a noun। what is it? इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? इसका पार्ट ऑफ स्पीच है noun। insight का मतलब होता है भड़काना, ठीक है, this is a verb। insight का मतलब होता है stir up और provoke, provoke और instigate। एंटोनिम है deter, यानी कि डरा देना या शांत करना, deter और calm। सिनोनिम क्या है? provoke और instigate। such speeches may incite hostility among communities। कम्युनिटीज के बीच में दुश्मनी, ऐसे जो भाषण है वो दुश्मनी भड़का सकते हैं। में इंसाइट हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी इज दुश्मनी, इंसाइट मतलब भड़काना। तो ऐसे जो भाषण हैं ये कम्युनिटीज के बीच में दुश्मनी भड़का सकते हैं। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइपिंग इज अ नाउन, इट मीन्स ओवर सिंप्लीफाइड जनरलाइजेशन। स्टीरियोटाइपिंग का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। हम कहते हैं ना, अरे यार सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, है ना। तो हम पूरे के पूरे कैटेगरी को जनरलाइज कर दे रहे हैं, है ना। तो दैट्स स्टीरियोटाइपिंग, दैट्स ओवर सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड भी नहीं है, ओवर सिंप्लीफाइड और ऊपर से जनरलाइजेशन। हमने सबको बोल दिया कि ये सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, है ना। लेबलिंग कहते हैं इसको, जनरलाइजिंग है ये। एंटोनिम क्या है? इंडिविजुअलाइजिंग या डिफरेंशिएटिंग। मान लो कि किसी एक लड़के ने, किसी एक लड़की ने, किसी एक इंसान ने कुछ गलत काम किया तो हम सिर्फ उसको दोषी ठहराएं, है ना। या दो चार और लोगों ने किया तो हम सिर्फ उनको दोषी ठहराएं, लेकिन हम बोले यार ये सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, जब देखो तब दिमाग खराब करती रहती है ना, बस छोटी छोटी बातों को लेके बतंगड़ बनाती रहती है। Now that's stereotyping, that's oversimplified generalization, ठीक है। Now the article condemns, ये आर्टिकल जो है वो कंडेम कर रहा है स्टीरियोटाइपिंग ऑफ कम्युनिटीज। कम्युनिटीज के स्टीरियोटाइपिंग को ये आर्टिकल जो है वो कंडेम कर रहा है, मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है, आलोचना कर रहा है। बोगी मैन का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी थ्रेट्स। बोगी मैन मीन्स इमेजिनरी थ्रेट्स, है ना। जो हम बच्चों को बोलते हैं ना, भूत आ जाएगा, है ना। अब पता नहीं भूत है नहीं है, बच्चे को वैसे भी क्या पता, लेकिन हम एक इमेजिनरी थ्रेट क्रिएट करते हैं, है ना, ताकि बच्चा डर जाए और बात मान ले, चुपचाप सो जाए या खाना खा ले, है ना। बूबू आ जाएगा हम कहते हैं, राइट। सो वी आर क्रिएटिंग एन इमेजिनरी थ्रेट, ओके। बोगीमैन, फैंटम या मिथ। एंटोनिम क्या है? रियलिटी, फैक्ट। पॉलिटिक्स ऑफन क्रिएट्स बोगीमैन टू अलार्म वोटर्स, वोटर्स को अलार्म करने के लिए। जब आप अलर्ट अवस्था में रहते हैं ना, या जब आप किसी डर में जी रहे होते हैं, तो आप हर चीज़ के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। जिस चीज़ से आप डर रहे होते हैं उस चीज़ से रिलेटेड सब चीज़ को लेके आप सेंसिटिव हो जाते हैं, है ना। एंड दिस इज अ नाउन, दिस इज अ नाउन। परसिक्यूशन, व्हाट डू वी मीन बाय परसिक्यूशन? परसिक्यूशन का मतलब होता है अनफेयर ट्रीटमेंट, अनफेयर ट्रीटमेंट और हैरेसमेंट। हैरेसमेंट, ऑपरेशन, परसिक्यूशन। आप किसी के साथ में बहुत अनफेयर, बहुत ही गलत अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप उसको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो वो परसिक्यूशन है, ठीक है।
एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा प्रोटेक्शन और सपोर्ट। द रिमार्क्स वर डिस्क्राइब्ड एज इकोनॉमिक परसिक्यूशन। जो रिमार्क्स दिए गए हैं या कुछ टिप्पणियां कुछ बोला गया है उसको कहा जा रहा है कि ये आर्थिक रूप से तंग करने वाली बात है। इकोनॉमिक परसिक्यूशन मतलब तंग करना, सॉरी परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का मतलब होता है तंग करना, ठीक है। अब परसिक्यूशन इज तंग करना, इकोनॉमिक परसिक्यूशन इज आर्थिक रूप से तंग करना, ठीक है। डिसटेस्टफुल मतलब बेस्वाद, दिस इज अ नाउन, ION एंडिंग वर्ड है, नाउन है, ठीक है। डिसटेस्टफुल, फुल एंडिंग वर्ड्स, लेस एंडिंग वर्ड्स, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं बच्चों? एडजेक्टिव्स होते हैं। ऑफेंसिव और अनप्लेजेंट, ये कैसे हैं? ऑफेंसिव और अनप्लेजेंट है, ठीक है। डिसटेस्टफुल, टेस्ट में जो अच्छे ना हो, यानी कि अनप्लेजेंट हो, अप्रिय हो। प्लेजेंट और अग्रीएबल इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। द पेटिशन टर्म्ड द रिमार्क्स पॉलिटिकली डिसटेस्टफुल। जो पेटिशन है उसने इन रिमार्क्स को क्या कहा, क्या करार दिया है, क्या टर्म किया है कि कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक रूप से ये बेस्वाद बातें हैं जो कही गई हैं। मैन्यूवर का मतलब क्या होता है? नाउ दिस इज अ वर्ब। मैन्यूवर का मतलब होता है, ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज हो सकता है, ठीक है। मैन्यूवर का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक मूव, बेसिकली कोई चाल। जब हम प्लान करके कोई चाल चलते हैं तो उसको हम कहते हैं मैन्यूवर, ठीक है। स्ट्रैटेजी या टैक्टिक है। एंटोनिम हो जाएगा ब्लंडर और मिसस्टेप। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्लंडर और मिसस्टेप। सेंटेंस देखते हैं। द कोर्ट शुड नॉट सी दिस एज एन इलेक्शन मैन्यूवर। कोर्ट को इसे एक इलेक्शन मैन्यूवर की तरह नहीं देखना चाहिए। शुड सी या शुड नॉट सी? शुड नॉट सी दिस एज एन इलेक्शन मैन्यूवर, ठीक है। कोर्ट को ये नहीं देखना चाहिए कि ये चाल या ये स्ट्रैटेजी जो चली जा रही है ये इलेक्शन के लिए चली जा रही है। इस तरीके से कोर्ट को नहीं देखना चाहिए इस बात को। मियर्ड इन का मतलब क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। मतलब स्टक इन, ट्रैप्ड इन, फंसा हुआ होना। मियर्ड इन का मतलब होता है फंसा हुआ होना। एंट्रैप्ड और बॉग्ड डाउन। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रीड और लिबरेटेड। फ्रीड और लिबरेटेड, जिसको फंसा हुआ है तो उसका एंटोनिम होगा आज़ाद करना। द डिबेट वॉज मियर्ड इन पोलराइजेशन। जो डिबेट यानी कि जो बातचीत चल रही थी वो किस चीज़ में फंसी हुई थी? पोलराइजेशन पर फंसी हुई रह गई, है ना। नाउ बिगट का मतलब क्या होता है? बिगट इज अ पर्सन हु स्ट्रांगली प्रेजुडाइज्ड और इंटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर्स। बिगट इज अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली प्रेजुडाइज्ड और इंटॉलरेंट। या तो फिर अब ये क्या है? ये एक नाउन की तरह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ ये पर्सन कैसा होता है? ये इंटॉलरेंट पर्सन होता है, मतलब सिर्फ जो हैं वो हम हैं। हम दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों की विचारधारा, दूसरों की भावनाओं को हम नहीं तवज्जो दे रहे हैं। हम सिर्फ अपनी चीज़ों को सही मान रहे हैं, तो हम दूसरों के लिए बायस्ड हैं। हम समझते हैं यार ये लोग तो बेकार होते हैं, ख़राब होते हैं, है ना। सो दैट्स बिगेटेड होना या फिर फैनेटिक होना। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम है लिबरल या फिर ओपन माइंडेड। सेंटेंस देखिए। अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर शुड नॉट स्पीक लाइक अ बिगेट इन अ डाइवर्स सोसाइटी। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर है, संवैधानिक रूप से अगर उसको नेता का ओहदा दिया गया है, तो उसको बिगेट की तरह बात नहीं करना चाहिए। बिगेट की तरह बात करना मतलब पक्षपात वाली बात करना, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए उसको। एक और वो भी कहाँ पे? एक डाइवर्स सोसाइटी में, एक ऐसे समाज में जो बहुत ही डाइवर्स है। स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन सीरीन पाठशाला ऑन गूगल प्ले स्टोर। इस पर आप लोगों को कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच मिलेगा। ये उन बच्चों के लिए जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसमें 200 प्लस आवर्स का कंटेंट आपको मिलेगा। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट 200 प्लस आवर्स का कंटेंट, दैट मीन्स बहुत ही डेप्थ के साथ में और बहुत ही अच्छे से ग्रामर, वोकैबलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशन, ये सभी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, ठीक है। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स के कोर्स हैं। ये आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड देन द सेकेंड इज द स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच, विच इज फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू डेवलप देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपीयर्ड फॉर द इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का जो SAMTS का एग्जाम है, अगर आपने Tier 1 क्वालिफाई कर लिया है तो Tier 2 के लिए हमारा बैच चल रहा है। आपके डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। 22 फरवरी को आपका एग्जाम्स है, ठीक है। जो बच्चे पेड बैच में हैं उनको पता ही है
पहले जितने भी लोग हैं उन्होंने पैनिक क्रिएट किया, नहीं नहीं जान एंड में एग्ज़ाम होगा, जान एंड में एग्ज़ाम होगा। हमारा बैच जब स्टार्ट हुआ था मैंने स्टार्टिंग में ही, जनवरी के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि फेब 3rd वीक के आसपास ही आपका एग्ज़ाम होगा, 3rd वीक या 4th वीक के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। एक बार नहीं कई बार मैंने बैचेस में अनाउंस कर दिया था, ठीक है। बट स्टिल बच्चों को थोड़ा सा पैनिक लग ही जाता है, क्योंकि अगर कोई बोल देगा एग्जाम जल्दी होगा तो बच्चे पैनिक कर रहे थे। बट येस, ऑल ऑफ देम हैव चेंज देयर स्टेटमेंट्स एंड दे आर कमिंग टू नई एग्जाम 22 तारीख, फरवरी 22 तारीख को है ना। फिर उसके बाद बच्चों को पैनिक करते हैं, और बच्चों को पैनिक करने के बाद में फिर बोल देते हैं सॉरी बच्चों गलती हो गई, हम भी तो इंसान हैं, ठीक है ठीक है। सभी से गलती होती है, सब इंसान हैं, बट देन येस वी शुड नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ पैनिक अमंग स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं फिर इस चक्कर में, ठीक है। और जो जेन्युइन टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स पैनिक में होते हैं और पैनिक में पढ़ाई कम होती है। बट एनीवेज सो येस 22 फरवरी को आपका एग्जाम है, रिविजन करना है तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर तैयारी कर लिए नो प्रॉब्लम, वंस यू गेट थ्रू द टियर 2 फिर टियर 3 की भी तैयारी हम बहुत अच्छे से करते हैं। IBSA का एग्ज़ाम, इसका इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है जिसमें हम मॉक्स देंगे, बहुत ही शानदार तरीके से मॉक्स करवाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉक्स होते हैं। तो आप ऑनलाइन मॉक, अगर आप दिल्ली से बाहर हैं, दिल्ली से दूर हैं, तो आप ऑनलाइन मॉक अटेंड कर सकते हैं। द अदर्स हु आर लाइक इन दिल्ली और नियर दिल्ली, आप लोग ऑफलाइन मॉक अटेंड कर सकते हैं। नाउ रेनिंग इन अ बिगट, रेनिंग इन मतलब कंट्रोल करना, ठीक है। रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल करना। रेन इन अ बिगट ऑन दी असम चीफ मिनिस्टर्स इंसेंडियरी रेटरिक, जो भाषणबाजी, भड़काऊ भाषणबाजी असम के चीफ मिनिस्टर ने किया है, उसके ऊपर आज का आर्टिकल है। वी आर टॉकिंग अबाउट रेनिंग इन मतलब कंट्रोल करना, एक बिगट को मतलब कोई ऐसा इंसान जो थोड़ा सा बायस्ड है। द असम चीफ मिनिस्टर यूजेस इंसेंडियरी रेटरिक टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम गवर्नेंस, शासन से। अक्सर ऐसे भाषणबाजी का प्रयोग तब किया जाता है जब शासन या सरकार क्या कर रही है उससे ध्यान भटका के जनता, मतलब जिस चीज़ के को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उन बातों की ओर ध्यान आकर्षित कर देना। सो डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम गवर्नेंस डेफिसिट्स, सरकार के काम में जो भी कमियां हैं वहाँ से जनता का जो है ध्यान हटाना है, डाइवर्ट करना है। governance deficits. Assam is among the states scheduled to hold assembly elections in the months ahead. आगे आने वाले कुछ महीनों में असम उन राज्यों में से है जहां पर असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। The northeastern state is also one of India's laggards in many critical socio-economic markers. अगर हम कई सामाजिक और आर्थिक मार्कर्स की बात करें, है ना, पहचान की बात करें, तो इन सभी मार्कर्स में आसाम उन स्टेट्स में से है जो पिछड़ा हुआ है, जो लगाड़ है, जो स्लो चल रहा है ना। इट्स HDI, अगर आप HDI की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, गेनफुल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, है ना, इन सभी नंबर्स पर एनरोलमेंट रेट्स इन हायर एजुकेशन आर लोअर दैन द नेशनल एवरेज। मतलब हायर एजुकेशन के लिए बच्चे जो जाते हैं उसका एक नेशनल एवरेज है, तो नेशनल एवरेज से भी नीचे है हायर एजुकेशन के लिए वहाँ के बच्चों का जाना। वाइल इट हैज़, इसका मतलब क्या कि बच्चे जो है बेसिक एजुकेशन कर रहे हैं, हायर एजुकेशन तक नहीं जा रहे हैं, मतलब पढ़ाई आगे नहीं कर रहे हैं, है ना, तो नेशनल एवरेज से भी नीचे है। वाइल इट हैज़ मेनी पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स, अगर आप हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी पुअर हैं। Any political leadership of such a state would face a clear and fundamental choice in governance. कह रहे हैं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, कोई भी राजनेता है ऐसे राज्य का, तो उसके सामने एक बहुत ही स्पष्ट और मूल चॉइस होगा इन गवर्नेंस, है ना, एक ऑप्शन होगा। वन पाथ वुड बी टू इंटेंसिफाई आइडेंटिफाई सिस्टमिक लैक्यूने। दो उसके पास बहुत, अब आप मान लीजिए कि आप किसी राज्य के नेता हैं, है ना, और आपके सामने, और वो राज्य जो है वो कई मामलों में पिछड़ा हुआ है, लगाड़ है ना, आपके सामने दो क्लियर रास्ते हैं। एक, या तो मेहनत करो और उस राज्य में जो भी कमियां हैं उसको पूरी करने की कोशिश करो, जो कि बहुत कठिन रास्ता है ना, और हो सकता है कि आपको इसका क्रेडिट मिले भी ना मिले भी। दूसरा रास्ता ये है जो बहुत आसान रास्ता है, जनता का आपको ध्यान अपनी ओर आकर्षित बनाए रखना है। तो हम क्या करेंगे, देखो, वन पाथ वुड बी टू आइडेंटिफाई सिस्टमिक लैक्यूने, कमियां ढूंढो, एंड ब्रिज गैप्स, और उन गैप्स को, उन कमियों को खत्म करो या पूरा करो। हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, इनकम में हो, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी सिटीजन हो, है ना, अर्निंग द गुडविल ऑफ द इलेक्टोरेट, और आप जनता का विश्वास आप
आप जीत रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली काम करके आप जीत रहे हैं। एंड सीकिंग कंटिन्यूएशन इन ऑफिस, है ना, ऑफिस में कंटिन्यू करने के लिए ये मुश्किल रास्ता है, लेकिन ये एक ऑप्शन है। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन ये जीत जो आपको हासिल होगी ये परफॉर्मेंस की ताकत पर हासिल होगी। द ऑल्टरनेटिव पाथ, इसका जो दूसरा रास्ता है वो क्या है, इज मोर इंसीडियस। जो दूसरा रास्ता है देखने में नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, सटल तरीके से हार्मफुल होता है, जो उसे हम कहते हैं इंसीडियस। द अदर पाथ इज मोर इंसीडियस, द क्रिएशन ऑफ बोगीमैन। हम बोगीमैन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हम इमेजिनरी काल्पनिक खतरों का आविष्कार कर रहे हैं, इमेजिनरी एनिमीज एंड स्टीरियोटाइपिंग ऑफ एंटायर कम्युनिटीज। वहाँ पर जो भी अलग अलग कम्युनिटीज है, कभी किसी कम्युनिटी को आप स्टीरियोटाइप कर दो, कभी किसी कम्युनिटी को आप स्टीरियोटाइप कर दो। बाय डूइंग सो डेमागॉग्स सीक टू बाईपास द हार्ड वर्क। इससे क्या, हार्डवर्क को बाईपास करते हैं, शॉर्टकट लेने का तरीका है कि जनता में हम अभी भी चर्चा बनाए रखें, है ना। हार्डवर्क ऑफ गवर्नेंस, अगर आप शासन करेंगे, वाकई में अगर आप शासन करेंगे तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इस मेहनत से भी आप बच जाओगे अगर आप काल्पनिक खतरों को बना के कुछ कम्युनिटीज़ को आप भला बुरा कह के या किसी के खिलाफ भड़का के आप अपना जो है चर्चा में बने रहे, है ना। हार्ड वर्क ऑफ गवर्नेंस, इंसाइटिंग द इलेक्टोरेट थ्रू पोलराइजेशन एंड इंश्योरिंग दैट पॉलिटिकल डिस्कोर्स रिमेन्स मियर्ड इन कम्युनल डिविजन। और ऐसा करके आप इंश्योर कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो भी राजनीतिक बातचीत हो वो सिर्फ फंसी हुई रहे कम्युनल डिवीजन पर, है ना। असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ऑफ द बीजेपी हैज चोजन द लैटर पाथ। लेटर का मतलब होता है बाद में, लेकिन लैटर का मतलब होता है बाद वाला। सो असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ऑफ द बीजेपी हैज चोजन द लैटर पाथ, जो बाद वाला, जो दूसरा रास्ता है, उन्होंने उसका चुनाव किया है। डिप्लॉइंग इंसेंडियरी रेटरिक दैट टारगेट्स द बंगाली ओरिजिन मुस्लिम कम्युनिटी, फ्रेमिंग इट एज अ डेमोग्राफिक थ्रेट एंड अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर द इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब वहाँ के जो मूल निवासी हैं, है ना, population, and escalating to what can be described as calls for economic persecution, है ना। और वो escalate कर रही है अपने rhetoric को एक economic persecution की ओर, है ना। urging citizens to underpay Muslim rickshaw pullers so that they suffer and leave Assam। कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम रिक्शा पुलर्स हैं तो उनको पैसे बहुत कम दो ताकि वो सफ़र करें और वो असम छोड़ के चले जाएं। He has accused the community of fertilizer jihad, blamed them for urban floods and coined a lexicon of manufactured hatreds, all of it in pursuit of what H.L. Mencken once described as cynical art of politics। इन्होंने क्या कहा है, cynical art of politics जो है उस तरीके से काम कर रहे हैं। To keep the populace alarmed, ताकि जो जनता है वो alarmed रहे, मतलब डरा हुआ या चिंता में रहे। By menacing it with an endless series of hobgoblins, अब menace कर रहे हैं इसको एक endless series के साथ में, endless series of hobgoblins, all of them imaginary, कह रहे हैं कि और ये सभी कुछ imaginary है। In the CPIM or CPI's petition filed in the Supreme Court, अब जो petition फाइल किया गया है CPIM, Mr. Sharma's statements have been documented to demonstrate not isolated political rhetoric। अब उसमें इनके जो statements हैं वो क्या demonstrate कर रहे हैं, not isolated political rhetoric but a sustained pattern of communal targeting that is politically distasteful and constitutionally unlawful। तो इस petition में CPIM ने क्या कहा है कि मिस्टर शर्मा की जो बातें हैं, मिस्टर शर्मा की जो statements हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक बार उन्होंने बोला है, आइसोलेटेड पॉलिटिकल रेटरिक हो कि इलेक्शन के पहले बस वो ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं कि वो सस्टेन्ड पैटर्न है, जब भी वो बोलते हैं ऐसे बोलते हैं और कम्युनली टारगेट करते हैं, और ये जो उनकी बातें हैं ये पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक तरीके से डिस्टेस्टफुल है एंड कॉन्स्टिट्यूशनली अनलॉफुल है। एज द पिटिशन राइटली आर्ग्यूज, पिटिशन राइटली, अब देखो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, इसको देखिए आपको पता चलेगा, है ना, कि जो एडिटोरियल है वो किस बात के पक्ष में है। एज द पिटिशन राइटली आर्ग्यूज, पिटिशन जो कह रहा है उसको सही कह रहे हैं, मतलब आपको एडिटोरियल का टोन पता चल रहा है। हिज स्टेटमेंट्स डिजर्व अ स्क्रूटनी फ्रॉम टू लेंसेज। एज द पिटिशन राइटली आर्ग्यूज, जैसा पिटिशन तर्क रखता है और बिल्कुल सही तरीके से तर्क रख रहा है,
उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको स्क्रूटनी करना चाहिए, मतलब उनकी जांच करनी चाहिए, और वो भी दो लेंसेज से, दो नज़रिए से जांच करनी चाहिए। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, पहला जो नज़रिया होगा वो संवैधानिक होगा। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट कंसर्न्स द चीफ मिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस। अब जो चीफ मिनिस्टर सीएम का ओथ ऑफ ऑफिस होता है, जो प्रण लेते हैं वो, है ना, फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स एंड प्रीएम्बल गारंटीज सेक्युलरिज्म। आप सभी नागरिकों के मूल अधिकार की और सेक्युलरिज्म एंड फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारे को बनाए रखने का कसम खाते हैं, प्रण लेते हैं। दूसरा, these statements are liable to prosecution on offenses under the भारतीय न्याय संहिता and the representation of people's act। दूसरा जो नजरिया है अगर आप देखेंगे तो बीएनएस और representation of people's act, इन दोनों के तहत प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है इनके खिलाफ। अब वन वर्ड इज परसिक्यूशन, द अदर इज प्रोसिक्यूशन। ध्यान रखें, परसिक्यूशन इज तंग करना, परसिक्यूशन, और प्रोसिक्यूशन इज कानूनी कार्रवाई करना। ठीक है, परसिक्यूशन एंड प्रोसिक्यूशन, राइट, परसिक्यूशन एंड प्रोसिक्यूशन, दिस इज लीगल एंड दिस इज हैरेसिंग, तंग करना, परेशान करना, परसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन इज लीगल, ये कानूनी कार्रवाई से संबंधित है। ठीक है, द कोर्ट हैज थ्रू इट्स क्यूमुलेटिव इफेक्ट डॉक्ट्रिन इन Amish Devgan and Tehseen Poonawalla suggested that a CM's speeches carry the weight of the state's authority, which makes communally polarizing language in them even more damaging, as it is used by someone who controls the police apparatus. जो पुलिस अपैरेटस कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, सीएम का स्टेटमेंट में और ज्यादा वजन होता है। कह रहे हैं सीएम स्पीचेस कैरी वेट ऑफ द स्टेट, पूरे राज्य के अथॉरिटी का भार होता है सीएम के वाक्यों में, और वो और ज्यादा खतरनाक होता है। कोई आम इंसान वही बात बोले तो शायद वो उतना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन सीएम अगर वही बात कहता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि सीएम एक ऐसा इंसान है जो पुलिस अपैरेटस भी कंट्रोल करता है, राइट। द कोर्ट शुड नॉट डिसमिस इट एज एन इलेक्शन ईव पॉलिटिकल मैन्यूवर। अब कह रहे हैं कि हम जो पिटीशन तो फाइल कर रहे हैं उनकी जो भड़काऊ भाषणबाजी है उनके खिलाफ, लेकिन कोर्ट को इस पिटीशन को ये कहकर नहीं डिसमिस कर देना चाहिए कि नहीं ये तो इलेक्शन के पहले की भाषणबाजी है। ठीक है, एंड रिकॉग्नाइज इट फॉर व्हाट इट इज, अ टेस्ट ऑफ वेदर इट्स ओन डायरेक्शंस ऑन हेट स्पीच कैरी एनी मीनिंग व्हेन द ऑफेंडर होल्ड्स द हाईएस्ट ऑफिस इन अ स्टेट, है ना। और ये खुद एक एंड रिकॉग्नाइज इट फॉर व्हाट इट इज, कह रहे हैं कि जो ये भाषणबाजी है, जो ये पिटीशन है, इसको रिकॉग्नाइज करें, यानी कि मान्यता दे, वो जो है उस चीज के लिए मान्यता दिया जाए। इस चीज को मान्यता देना ये टेस्ट होगा, वेदर इट्स ओन डायरेक्शंस ऑन हेट स्पीच कैरी एनी मीनिंग। जो कोर्ट ही खुद कहता है कि हेट स्पीच यानी कि नफरत भरी बातें, नफरत फैलाने वाली बातें जो है वो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हेट स्पीच के लिए जो उनका खुद का डायरेक्शंस है, A test of whether its own directions on hate speech carry any meaning, क्या उसमें कोई वाकई में कोई मीनिंग है। When the offender holds the highest office in a state, अगर जो ऑफेंडर है यानी कि जो कोई चीज़ ऑफेंड करने वाला, मतलब आप कोई कानून को या किसी व्यवस्था को आप नहीं मान रहे हैं, है ना, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और वो जो है वो इंसान हाईएस्ट ऑफिस इन द स्टेट होल्ड कर रहा है ना, तो ये चीज का टेस्ट होगा ये पता करना। ठीक है, नाउ व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल, न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं है, क्रिटिकल एंड कॉशनरी है, ह्यूमरस नहीं है, सिंपैथेटिक नहीं है। हम किसी के साथ में सिंपैथी या किसी का डिफेंस नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई मजाक कर रहे हैं, ना हम न्यूट्रल है। यहाँ पर एडिटोरियल जो कह रहा है ना, एडिटोरियल का टोन कैसा है, एडिटोरियल है क्रिटिकल एंड कॉशनरी। The next is according to the passage. Passage के मुताबिक what alternative path could political leadership in Assam have taken? Passage के मुताबिक political leadership in Assam ने दूसरा क्या रास्ता, आसाम में क्या दूसरा रास्ता लिया जा सकता था। Strengthening border control, border control को ही strengthen करो, मजबूत करो। Forming alliances with regional parties,
addressing systemic gaps in health, education, income and employment. कहने की दो रास्ते, एक मेहनत करके वहाँ पे जो कमियां हैं वो दूर करो, या फिर भड़काऊ भाषणबाजी करके चर्चा में बने रहो, राइट. सो यस, दूसरा जो ऑप्शन था वो क्या था, मेहनत करना और कमियां दूर करना. Why does the passage argue that the chief minister's speeches are particularly damaging? पैसेज में ये क्यों कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर की जो स्पीचेस हैं वो ज़्यादा नुकसानदेह है, ज़्यादा डैमेजिंग है, बिकॉज दे आर वाइडली ब्रॉडकास्ट इन मीडिया. मीडिया में बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है कि हाँ हमारे सीएम ने ये बात बोला है. बिकॉज दे आर डिलीवर्ड ड्यूरिंग इलेक्शन सीजन में उन्होंने कहा इसलिए. बिकॉज दे कैरी द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, पूरे राज्य का भार होता है उस बात में, उस बात का इतना वजन होता है, दैट इज़ वाई, है ना. ना इंसीडियस वर्ड जो है यूज़ हुआ है इस पैसेज में, उसका मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, हार्मफुल इन अ सटल एंड ग्रेजुअल वे, धीरे धीरे इस तरीके से नुकसान पहुंचाए कि आपको पता भी ना चले, सटल वे, है ना, नोटिस भी ना हो और धीरे धीरे नुकसान पहुंचे और हार्मफुल हो वो चीज़, है ना, हम उसे कहते हैं इंसीडियस. नाउ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं. द कोर्ट हैज व्हाट, किस सेंटेंस में इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया ही नहीं है हमारे पास, ठीक है. नाउ द कोर्ट हैज थ्रू इट्स क्यूमुलेटिव इफेक्ट डॉक्ट्रिन इन अमीश देवगन एंड तहसीन पूनावाला, ठीक है, suggested that the CM's speeches carry, किस पार्ट में एरर है हमें वो देखना है, carry the weight of the state's authority. What is the function of the phrase, अच्छा हाँ इधर है, sorry, what is the function of the phrase in Amish Devgan and तहसीन पूनावाला. ये है ना जो ये फ्रेज यहाँ से लेके यहाँ तक, इन अमीश देवगन एंड तहसीन पूनावाला, इस सेंटेंस में इसका क्या फंक्शन है, क्या काम है. द कोर्ट थ्रू इट्स क्यूमुलेटिव इफेक्ट डॉक्ट्रिन इन अमीश देवगन एंड तहसीन पूनावाला सजेस्टेड, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डॉक्ट्रिन वर्ड जो है ये उसकी विशेषता बता रहा है, या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब के बाद तो आया नहीं है ना, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब के पहले भी नहीं आया है, द कोर्ट हैज सजेस्टेड, वर्ब ये है सजेस्टेड, है ना, तो सजेस्टेड का जो सब्जेक्ट है वो है कोर्ट, तो ये सब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है. इट इज अ प्रेपोजिशनल फेज इंडिकेटिंग रेफरेंस टू स्पेसिफिक केसेस, ये भी नहीं है. इट इज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइंग डॉक्ट्रिन, है ना, कौन सा डॉक्ट्रिन, द कोर्ट हैज थ्रू इट्स क्यूमुलेटिव इफेक्ट डॉक्ट्रिन, कौन सा डॉक्ट्रिन, इन अमीश देवगन एंड तहसीन पूनावाला, है ना. नाउ डिस्कशन पॉइंट, शुड पॉलिटिकल लीडर्स बी हेल्ड टू अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर हेट स्पीच. मतलब क्या जवाबदेही जो है, अगर कोई राजनेता है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, वही बात कोई आम इंसान कहे उसकी जवाबदेही, और अगर कोई सत्ता में रहने वाला या कोई पॉलिटिकल लीडर है वो उस बात को कहे, तो क्या उस बात की जवाबदेही ज़्यादा होनी चाहिए. शुड पॉलिटिकल लीडर्स बी हेल्ड टू अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर हेट स्पीच. आपको क्या लगता है, अपने पॉइंट्स आप इन बातों को पढ़कर अपने ओपिनियन को फॉर्म कर सकते हैं, एंड आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे. बिकॉज सी यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय एनी एडिटोरियल, बिकॉज अलग अलग एडिटोरियल्स अलग अलग ऑथर्स लिख रहे हैं, वो उनका पर्सपेक्टिव होता है. हमें जब अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को डेवलप करना होता है तो हमें पढ़कर समझना ज़रूरी है, हम अपनी वही समझ डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद में आप अपना ओपिनियन, मतलब अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करने के और आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने की प्रैक्टिस के लिए आप इस पर कुछ लाइंस ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है. बट व्हेन यू आर रीडिंग एन एडिटोरियल यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय एनी एडिटोरियल, और फॉर दैट मैटर बाय एनीथिंग. आपको वो क्षमता डेवलप करनी है कि आप चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, राइट. That's all about comprehension. All right students, so that's it for today. See you in the next session. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें. जय हिंद एवरीवन.